अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सी क्लास बैठी हुई है? हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर। मैंने आपसे जब आपसे कोई ये पूछता है कि आपकी क्लास कौन सी है तो काइंडली टेल दैट पर्सन कि आप FSC में पढ़ते हैं या प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, फर्स्ट ईयर है या सेकंड ईयर। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर सेक्शन नंबर, ठीक है? ये एक स्टूपिड सा आंसर होता है, आई एम सॉरी टू से, ठीक है? हाँ जी, कौन सी क्लास है? फर्स्ट ईयर ICS, सेकंड ईयर प्री मेडिकल, ठीक है। 2 क्लासेस हैं यहाँ पर। अच्छा, मेरा ख्याल है मेरे टॉपिक से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। आप में से कितने लोगों को एक्चुअली में आइडिया है कि इस टाइम पर मिडिल ईस्ट में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है? सुना है? जरा हाथ ऊंचा रेज करें, हाथ ऊंचा रेज करें। नहीं पता किसी को भी? आप एक बैकलाइट बेशक ऑन कर दें, आई थिंक नजर आ जाएगा। आई एम सरप्राइज, क्यों आइडिया नहीं है आप बच्चों को? अगर आप ऊंचा खड़ा करें। पैलेस्टाइन और इसराइल में इस वक्त कोई जंग चल रही है, कितने लोगों को पता? सबको पता? मैं यही पूछ रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, आई एम नॉट इवन आस्किंग यू अबाउट द हिस्ट्री। आपसे नहीं पूछ रही, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि अभी आपको सारा कुछ पता होगा। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि एक्चुअली में आप में से कितने लोग अवेयर हैं कि इस वक्त कोई इशू चल रहा है। अच्छा, ये इशू अभी से ही स्टार्ट हुआ है? इससे पहले क्या अच्छा, ये हॉट टॉपिक एक्चुअली में किस डेट को स्टार्ट हुआ है, जो आजकल काफी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है? इस एक्चुअली किस डेट को आपको जरा कानों में खबर पड़ने लगी है कि जी कोई कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो गया? अक्टूबर। कब? अक्टूबर की कौन सी तारीख थी? 7 अक्टूबर। अच्छा, 7 अक्टूबर को क्या हुआ? क्या हुआ था? अचानक से इसराइल उससे पहले तो फलस्तीनियों के बहुत सपोर्ट कर रहा था, उनको बड़ा प्यार मोहब्बत से रखा हुआ था। अचानक से इसराइल को पागल हो गया और उसने अचानक से फलस्तीन के ऊपर अंधाधुंध रॉकेट बरसाने शुरू किए। क्या ऐसे हुआ? अच्छा, हुआ क्या? कैन एनीबडी टेल मी क्या हुआ? कुछ भी बता दें, मैं आपसे कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछ रही, हिस्ट्री नहीं पूछ रही। हुआ क्या था 7 अक्टूबर को? क्या हुआ? कोई हैंड रेस करके मुझे कोई बता सकता है? आपस में डिस्कशन ना करें। जी मैम, आई थिंक फलस्तीन ने पहले उनपे वो किया था हमला। जी, पार्शली ठीक है आंसर आपका। फलस्तीन की साइड से एक हमला हुआ था। अच्छा, ये आपके सामने एक नक्शा खुला हुआ है। मैंने नक्शा इसलिए खोला है कि शायद आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि एक्चुअली में ये कन्फ्लिक्ट क्या है और हो क्या रहा। पैलेस्टाइन 1948 से पहले पैलेस्टाइन का नक्शा है, ठीक है? ये सारे का सारा पैलेस्टाइन है, ये पूरा रीजन। ये इतना बड़ा नहीं है, ठीक है? ये पूरा रीजन भी जैसे हम इसराइल के नाम से आज जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये इतना बड़ा नहीं है। ये पाकिस्तान की निस्बत बहुत छोटा है, मतलब आपके किसी बड़े शहर जितना होगा ये, या शायद इससे थोड़ा सा बड़ा हो ये, पर ये पाकिस्तान से बहुत छोटा है, ठीक है? ये वो हिस्सा था जिसे हम फलस्तीन के नाम से जानते हैं। और उसके बाद क्या होता है 1948 के अंदर, ये अभी की बात नहीं, 7 अक्टूबर की बात नहीं है, 2023 की बात नहीं है, 2011 की भी नहीं है, 2000s की भी नहीं है। इट हैपेंड इन 1948, और उससे भी पहले की बात है। ये 1948 में भी एक्चुअली नहीं हुआ। आप में से आप बच्चे यूट्यूब कौन इस्तेमाल करता है? अच्छा, मैं ना जब भी किसी भी जगह लेक्चर लेती हूँ ना, तो मैं बच्चों को यूं ही दिखाती हूँ कि आप लोग इंटरनेट सर्फिंग बहुत ज्यादा करते हैं, यूट्यूब बहुत, मैं भी बहुत इस्तेमाल करती हूँ, आप भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। ड्रामे कौन देखता है? शो से कोई मसला नहीं है, मैं आपसे बाकी बच्चे नहीं देखते सीरियसली? मैं बिलीव नहीं कर सकती। मेरे जैसा कोई छीटा स्टूडेंट नहीं होगा जितना हमने पढ़ा है,
ठीक है, आप लोग मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमारे जितना पढ़ते होंगे, पर ये बात नहीं कि हमने कभी ड्रामे नहीं देखे या आपने नहीं देखे, सब देखते हैं। लेकिन आपको मैं ये इनकरेज करूंगी कि आप मेरे कहने पे एक ड्रामा देखें, वो है सुल्तान अब्दुल हमीद। किसी ने नाम सुना इस ड्रामे का? इसको काइंडली जरूर देखें। ये आपको वो हिस्ट्री बताएगा कि जूस कैसे स्टार्ट हुए थे, कैसे उन्होंने ये स्ट्रगल कोई 1948 में भी स्टार्ट नहीं हुए थे। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट 100 years ago कि उन्होंने एक स्टेट कायम करनी है जेरूसलम में, और उसका नाम क्या होगा, उसका फ्लैग क्या होगा, ये सारी चीजें। थियोडोर हर्जल का नाम होता है उस ड्रामे के अंदर, ठीक है, थियोडोर हर्जल, वो स्टेट का बानी समझा जाता है, और वो भी नहीं था, उसके भी बाप की स्ट्रगल थी, ठीक है, वो भी आप उस ड्रामे में देखेंगे। वो पहले एक बुक लिखता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि बुक ठीक नहीं है, तो वो उस चीज से रिवर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने बाप को ही ठीक है। और उनके मुताबिक जूस को, सारी दुनिया में जूस को इकट्ठा होकर इधर जमा होना चाहिए। अच्छा, फिर हम ये देखते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई। हिटलर का नाम जानते हैं? हिटलर जर्मनी का था। जर्मनी और फ्रांस की दोनों क्रिश्चियन स्टेट्स हैं, लेकिन दूसरी जंग अजीम में इन दोनों के अंदर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं होते, बल्कि दुश्मन होते हैं, एलाइज नहीं होते। फ्रांस के साथ बरतानिया होता है, और अमेरिका भी होता है, और भी बहुत सारी उसके अंदर यूरोपियन कंट्रीज शामिल होते हैं। जर्मनी को समझा जाता है कि वो ऑलमोस्ट दुनिया में अकेला होता है, कुछ थोड़े बहुत उसके एलाइज होते हैं। जर्मनी में एक बंदा उठता है हिटलर, और वो जर्मनी से इलेक्ट होता है। ये नहीं है कि वो कोई डिक्टेटर होता है, वो इलेक्ट होके आता है। आप माइंडसेट चेक करें जर्मनी के लोगों का भी। अगर आज वो ये कहें कि हम किसी जीनोसाइड को सपोर्ट नहीं करते, तो आप उनका माइंडसेट चेक करें कि ही वाज नॉट ए डिक्टेटर, वो एक इलेक्टेड बंदा था जर्मनी से। वो आता है, और वो वहां में जितने जूज होते हैं और भी बहुत से जो लोग होते हैं, सिर्फ जूज नहीं, जूज ये उसको होलोकॉस्ट के नाम से जूज याद करते हैं। वो जूज को नहीं मारता, बहुत सारे लोगों को जिनकी एथनिसिटी डिफरेंट होती है, मुस्लिम्स भी बीच में होते हैं, कुछ जिनको वो समझता है कि वो जर्मन कौम का हिस्सा नहीं है, बीच में क्रिश्चियंस भी होते हैं। वो एक नेशनलिस्ट होता है, कौम परस्त रहनुमा होता है उनका, और वो ये समझता है कि जो जर्मन नहीं है उसको रहने का कोई हक नहीं है, ठीक है, उसको जर्मनी में रहने का कोई हक नहीं है। ऑब्वियसली यहूदी जर्मन नहीं होते, वो उन सबको लेकिन नाम सिर्फ यहूदियों का हम होलोकॉस्ट में सुनते हैं कि उनको वो कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद करता है और उनको बेदर्दी से कत्ल करता है। हमें इसमें कोई इनकार नहीं है, इस चीज को हम ना तो किसी भी तरह सही समझते हैं और ना ही सही था। वो बेगुनाह थे, उनका कत्ल बहुत बड़ा एक वॉर क्राइम है, जिसको हम समझते हैं वो वॉर क्राइम है। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि यहूदी मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने हमारे उस जेनोसाइड का सपोर्ट किया था। हमने किसी तरह भी नहीं किया था, मुसलमानों की तो कोई वक़्त ही नहीं थी, ये सारे कॉलोनीज थी। जो अरब कंट्रीज थे, ये सारे मिडिल ईस्ट के, खिलाफत उस्मानिया टूट चुकी थी, इन सब पर ये इन सारे यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनीज बन चुके थे। मुसलमानों की कोई हैसियत वक़्त थी ही नहीं कि वो किसी को सपोर्ट करते, ठीक है। तो हमने उस जेनोसाइड में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं था। हिटलर ने उनको कत्ल किया, बेदर्दी से कत्ल किया, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, तो जो ज्यूज हैं वो इस चीज की जरूरत ज्यादा महसूस करने लग जाते हैं कि अब हमें सारे यूरोप से जाके एक जगह पर अपनी स्टेट कायम करनी चाहिए। अच्छा, वो स्टेट अगर आप मिडिल ईस्ट का नक्शा देखें तो इसके सारे इस पैलेस्टीन का छोटा सा रीजन है, इसके चारों तरफ क्या है, अरब देश है, अरब कंट्रीज है। इस साइड पे मिस्र, ये तो जो है समंदर है, इस साइड पे मिस्र है, और उस तरफ सारे अरब कंट्रीज हैं। अब जूस मतलब हम अगर ये भी देखें तो जूस क्या सोच के यहां पर आते हैं, चारों तरफ जो है वो अरब कंट्रीज है। जूस का यहां पर आने का अव्वल तो कोई तुक ही नहीं बनता, ठीक है। अगर वो उसको समझते हैं कि हमारे लिए भी ये लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी कुछ वाबस्तगियां होंगी इस लैंड से, तो भी जो कंट्रीज उनको सपोर्ट करते हैं, अव्वल तो उनसे ये सवाल होना चाहिए कि अगर आप जूस को अमेरिका जूस का या बरताना जूस का इतना ही खैर ख्वाह है तो उनको अपनी कुछ स्टेट दे देते। उनकी तो इतनी ज्यादा 93 लाख जूस इसमें
में अभी भी रहते हैं इसराइल के अंदर। ये तो कोई लाहौर की आबादी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बरतानिया, अमेरिका और इन सारे ममालिक ये चाहते ही ये थे कि कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चलता रहे, इनका असलहा बिकता रहे, जंग चलती रहे। ज्यूज को यहां पे लाके आबाद करते हैं और विदाउट एनी पार्टीशन प्लान। वो यही चाहते हैं कि इस पूरे रीजन को हम इस पर ज्यूज का कब्जा करा दें। और ज्यूज का कब्जा कराने के पीछे भी यही मकसद है कि हमारी जो कॉलोनीज हैं, वो ये सारे जो अरब देश हैं, ये हमारी कॉलोनीज ही रहे, ये हमसे डरते ही रहे, ठीक है, और कुछ भी ना बोल सके। उसके बाद होता ही है कि वो 1948 के अंदर उसको फलस्तीनी नकबा के नाम से याद करते हैं। इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अपनी मसरूफियात छोड़ के दुनिया को देखना शुरू करें। इंटरनेट है आपके पास, आप कुछ भी देख सकते हैं। उस दिन को फलस्तीनी नकबा के नाम से याद करते हैं। 1948 में जूस आर्मीज विद द सपोर्ट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटेन उस जगह पर आके तकरीबन 7 लाख फलस्तीनियों को बेदखल करते हैं। इससे ज्यादा ही है अमाउंट, जो तादाद है एक्चुअली में वो ज्यादा ही है। वो उनको उनके घरों से निकालते हैं और 15,000 फलस्तीनियों को वो शहीद करते हैं, ठीक है। इसको वो नहीं मानते, लेकिन ये एक हकीकत है। उसके बाद जब यहां पर ज्यादा जंगें चलती हैं तो यूएन एक प्लान देता है, उसके मुताबिक ये जो ग्रीन रीजन है ये पैलेस्टाइन होगा और बाकी सारा इसराइल के पास जाएगा। अब इसको इसराइल भी नहीं, इसराइल एक दफा तो तस्लीम करता है, लेकिन ऑब्वियसली पैलेस्टीनियंस तस्लीम नहीं करते। फलस्तीनी कहते हैं कि हम इसको क्यों तस्लीम करें, हमारी ज्यादातर हिस्से पर इसराइल का कब्जा हो गया और हमारे पास थोड़ा लैंड रह गई है, हमारे पास थोड़ी जगह है, ठीक है। और वैसे भी मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि इस वॉर का थोड़ा सा जो पस मंजर है कि उनका ज्यूज को यहाँ पे लाने का मकसद ये होता है, पैलेस्टीनियंस को ये नजर आता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी सारी ही जगह पर कब्जा होगा। और इस प्लान पर बाकी अमल भी कोई नहीं होता, इस प्लान पर भी अमल नहीं होता। जंगें लगती हैं और 1967 में सारे तब भी अरब देश मिलकर जंग लगाते हैं इसराइल के साथ, ठीक है, और इसराइल उनको हरा देता है। इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं होती कि इसराइल हराए, लेकिन इसराइल को सपोर्ट किसकी हासिल है? अमेरिका की, बरतानिया की, फ्रांस की, इटली की, इन सारे ममालिक की जो यूरोप के अंदर है, जर्मनी की, वो जर्मनी जिसने यहूदियों को बेदरेक कत्ल किया, उसी जर्मनी की सपोर्ट आज उनको हासिल है। आप इनकी मतलब इनका माइंडसेट वही है, यही है कि हम जिन लोगों पर जुल्म कर सकते हैं ना, जो कमजोर है हम उन पर जुल्म कर, यह माइंडसेट है। ये माइंडसेट नहीं है कि हमने किसी की हेल्प करनी है, जिस वक्त जो कमजोर है उस पर जुल्म करें। यह माइंडसेट है आपकी यूरोपियन कंट्रीज का। जो ममालिक कम मजबूत है वो सोच भी नहीं सकते उनके ऊपर हमला करने के बारे में, लेकिन जो कमजोर है उन्हीं के ऊपर करेंगे, क्योंकि ये माइंडसेट है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब जंगें लगती हैं वो उनको हरा देते हैं, ठीक है। और 1967 में दोबारा एक जंग लगती है, ठीक है। अब वो भी अरब कंट्रीज मिलके लगाते हैं इसराइल के साथ, लेकिन क्या होता है कि इसराइल उस जंग के अंदर ना सिर्फ उन कंट्रीज को शिकस्त देता है, बल्कि वो 1967 में मिस्र के भी बहुत सारे हिस्से पर कब्जा कर लेता है और उधर से, ठीक है, पूरे गजा पर कब्जा कर, पूरे फलस्तीन पर कब्जा कर लेता है 1967 में, ठीक है, ऑलमोस्ट। और ना सिर्फ उधर कब्जा करता है बल्कि मिस्र का भी कुछ हिस्सा पर उसकी मिलिट्री घुस जाती है, उसकी फौज घुस जाती है। अब मिस्र जो है उसको वो अपना हिस्सा इसराइल से छुड़वाने के लिए क्या करता है, इसराइल की तरफ अमन का हाथ बढ़ा के मिस्र वो पहला मुल्क बनता है जो इसराइल को तस्लीम कर लेता है। और जैसे वो इसराइल को तस्लीम करता है, इसराइल उसको उसका हिस्सा दे देता है, ठीक है। उसके बाद अरब जितने भी कंट्रीज होते हैं वो फलस्तीनियों को कह देते हैं कि अब हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है, अब तुम अपनी जंग खुद ही लड़ो, क्योंकि हम तो इसराइल से डर गए हैं, हमें तो इसराइल शिकस्त दे देता है, तो आप अपनी जंग अब खुद ही लड़े, ठीक है। अब जब फलस्तीनियों को ये नजर आता है कि अब जब हमने अपनी जंग खुद ही लड़नी है,
फलस्तीनियों के अंदर कुछ तहरीकें उठती हैं। उनमें 2 तहरीकों के नाम ज्यादा मशहूर हैं। एक BLO है, ठीक है, गालिबन पैलेस्टाइन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन होगी, लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी इसका है, और एक हमास है। हमास का नाम शायद सुना। अब ये दोनों जो तहरीकें, इनका मकसद यही होता है कि हमने पैलेस्टाइन को आजाद करवाना है इसराइल से, ठीक है। अब इन जंगों के बाद अब जो नक्शा पैलेस्टाइन का रह गया, तो इस वक्त अभी अब तक है, और अब पता नहीं ये भी रहता है या नहीं, आई एम नॉट श्योर। वो ये है कि ये गजा स्ट्रिप है, ये वो स्ट्रिप है जिसके ऊपर इस वक्त इसराइल अंधाधुंध बमबारी कर रहा है। पूरी की पूरी इसराइल इस गजा स्ट्रिप को वो अब तक 7 अक्टूबर से अब तक इसको पूरी की पूरी तबाह कर चुका है। इसमें शायद ही कोई घर, शायद ही कोई हॉस्पिटल, शायद ही कोई स्कूल बचा हो। ये वो गजा स्ट्रिप है, और ये वो हिस्सा है जिसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहां पे भी आप देख लें कि इसराइल के हर जगह इसराइल घुसा हुआ है, हर जगह इसराइल का कंट्रोल है। फलस्तीनियों की हर मूवमेंट, उन्होंने कहीं जाना हो तो वो इसराइली फौजियों से इजाजत लेके जाते हैं। हर तरफ उन पर इसराइली फौजी बंदूकें तान के बैठे हुए होते हैं। ये है उनकी आजादी, यही अमन, ये वो अमन है जो 7 अक्टूबर से पहले तक भी था। आप समझ लें कि ये सो कॉल्ड अमन इस तरह का ही है। और इसी तरह ये गजा स्ट्रिप, अब इन दोनों को आपस में कोई देख लें कि कहीं कोई लिंक नहीं है जमीन, ये इतनी दूर है, यहां भी फलस्तीनी रहते हैं और यहां पे भी फलस्तीनी रहते हैं। इस जगह पे करके कहीं पर जेरूसलम है जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, जिसे हम इसमें मस्जिद अक्सा भी है, और यहूदियों के नजदीक इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि वो ये समझते हैं कि हम यहाँ पे हम हैकले सुलेमानी तामीर करेंगे, और उधर वो जो हमारा मसीहा आएगा, जैसे हम दज्जाल कहते हैं लेकिन वो मसीहा कहते हैं। दज्जाल का नाम सुना है? yes, जी, वो उसको मसीहा कहते हैं और हम दज्जाल कहते हैं। अब यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऑल ज्यूज आर नॉट ज़ायनिस्ट। ये ज़ायनिस्ट हैं जो ये समझते हैं कि हमारे इसराइल की स्टेट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और यहां पर हमारा मसीहा आएगा और ये सब चीजें होंगी। लेकिन बहुत से ज्यूज ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इसराइल रियासत का वजूद ही ठीक नहीं है। अमेरिका में हजारों ज्यूज हैं जिन्होंने फलस्तीन के हक में मुजाहरा निकाला है, ये कहते हुए कि इसराइल बिल्कुल गलत कर रहा है, हालांकि वो भी ज्यूज है। और उनके मजहबी किताबों के नजदीक इसराइल नामी किसी भी रियासत का वजूद यहूदियों के हक में ठीक है ही नहीं, इससे यहूदियों को शिकस्त हो, वो ये समझते हैं। वो नॉर्मल ज्यूज हैं और ये ज़ायनिस्ट हैं, जिन्हें हम सेहूनी कहते हैं, ज़ायनिस्ट हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा मसीहा यहां पर आएगा। ये मैं आपको बता रही हूं कि ज्यूज के अपने दरम्यान में भी काफी इख्तिलाफात हैं, सारे ज्यूज भी एक जैसे नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर गालिबन 2005-6-7 के राउंड अबाउट वो यहां पर इलेक्शन करवाते हैं, इसराइल इलेक्शन करवाता है फलस्तीन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दुनिया को ये जाहिर करने के लिए कि हमने फलस्तीनियों को बड़ी आजादी दी हुई है। हालांकि जो आजादी उन्होंने दी हुई है उसकी भी मैंने आपको बता दी किस किस्म की आजादी उन्होंने फलस्तीनियों को दी हुई है। यहां पर हमास जीतती है, हमास, और यहां पर PLO जीतती है। दो ऑर्गेनाइजेशन जिनका नाम मैंने आपको पहले बताया, जिनका मकसद ये होता है कि वो फलस्तीन को आजाद करवाएंगे इसराइल से। हमास को वो ये समझते हैं कि हमास जो है वो, इसराइल ये समझता है कि हमास जो है वो एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। अब हमास को इसराइल ये कहता है कि हमास एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इसराइल की वजूद के लिए खतरा है। अब वो खतरा कितना बड़ा है आपको हम लोग ना शायद तहकीक इस तरह नहीं करते,
छोटे ही होंगे, बल्कि बहुत शायद पैदा भी ना हुए हो। 2001 के अंदर अमेरिका, बल्कि नहीं हुए होंगे, बाद में पैदा हुए होंगे। 2001 के अंदर अमेरिका के अंदर एक टावर पर हमला होता है जिसे 9/11 के नाम से वो जानते हैं, और वो ये इल्जाम लगाते हैं कि ये मिडिल ईस्ट की तरफ से हम पर, मुसलमानों की तरफ से हम पर एक हमला हुआ है, और हम इसका जवाब लेने के लिए वो अपनी सारी की सारी फौजें उठा के यहाँ पर नेटो, एक पूरी इत्तेहादी फौज बनाते हैं और उसको मिडिल ईस्ट में भेज देते हैं। और एक हमला जिसमें पता नहीं कुछ 1000 लोग मरे थे, और वो हमला भी अमेरिका ने खुद ही करवाया था, अब ये दुनिया मान रही है। और उस हमले के नतीजे में 20 साल तक इस खिते में जंग लगी रही, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा रहा। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देते हुए, अमेरिका को सपोर्ट करते हुए, हमारी मिलिट्री ने, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे सियासतदानों ने अमेरिका को सपोर्ट करते हुए उस जंग का हिस्सा रहे जिस जंग का हमसे कोई ताल्लुक नहीं था, और जिस जंग की बुनियाद ही एक झूठ थी। उन्होंने इराक के अंदर 20 लाख लोगों को शहीद कर दिया, अफगानिस्तान के अंदर इतने लोगों को शहीद कर दिया, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर। उन्होंने कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको उन्होंने सही छोड़ा? उस जंग के लिए उन्होंने इतने लोगों को तह-तह किया, लेकिन उस जंग को वो जीत भी नहीं सके। अफगानिस्तान से आकर शिकस्त खाकर अमेरिका निकला, अपना काफी नुकसान करके, लेकिन मुसलमानों का नुकसान का तो शायद कोई अजाला ही नहीं है। लेकिन उस जंग में, ये इसलिए बता रही हूं कि ये मगरबी जितनी भी ताकतें हैं, इनका असल हदफ कभी भी, इनका असल हदफ कुछ भी नहीं होता, कोई दहशतगर्दी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जिनको वो दहशतगर्द कहते हैं उनको हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ हमास ने किया, उसका मकसद अपने उन कैदियों को निकलवाना था जो इस्राएली जेलों के अंदर थे, और हमास ने किसी सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। ये सब झूठ है जो इस्राएल घड़ता है कि वहां पर हमास ने आके 40 बच्चों के गले काट दिए, हमला औरतों को मार दिया, औरतों को कैदी बना के ले गए। कैदी वो बना के लेके गए थे, लेकिन सिर्फ एक्सचेंज के लिए कि हम कैदी तुम्हें देंगे, तुम हमारे कैदी वापस करो। हमास का टारगेट वहां पर सिर्फ और सिर्फ इनके फौजी ही थे, और उस जगह पर उन्होंने फौजियों को ही टारगेट किया था। यह सब झूठ है जिससे इसराइल घड़ता है। और इसराइल के मुताबिक 1400 लोग उस हमले में मारे गए, कुछ यरगमाली बने। 1400 शायद टोटल तादाद है। अब इसराइल उसको चाहे 14,000 भी कह दे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो है वो दुनिया ये जानती है कि वो 70-75 साल से एक जगह पर नाजायज कब्जा करके रखा है, और एक बार उन्होंने सिर्फ जवाबी वार किया, और वो जवाबी वार का मकसद भी यही था कि हमारे कैदी छोड़ दिए जाएं जो फलस्तीनी जेलों के अंदर है। लेकिन इसराइल क्या करता है? इसराइल को फौरन ही मगरबी ताकतों की पुष्टपनाही हासिल हो जाती है, और इससे पहले वो गजा पर बड़ी बार बमबारी कर चुका है, सिर्फ हमास का नाम इस्तेमाल करके कि हमने हमास को खत्म करना है। और इस हमास को खत्म करते करते वो सारी की सारी इस इतनी सी जगह पे, इसकी लंबाई है वो सिर्फ 25 मील है और चौड़ाई 5 मील है। इसकी ये कोई इतनी ज्यादा बड़ी, 5 मील का मतलब क्या होगा? तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर, और लंबाई तकरीबन 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर कितना होता है आप खुद अंदाजा लगाओ। यह है इस जगह का साइज जिस पर वो अब तक 2 एटमी बम जितना बारूद गिरा चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमास को खत्म करने के लिए। उस हमास ने जिसने इसराइल को अब तक जितना नुकसान पहुंचाया वो भी आपके सामने, ठीक है। और मगरबी ताकतें पूरी की पूरी इसराइल की सपोर्ट में इसी वक्त खड़ी हो जाती हैं, और उसको लाइसेंस मिल गया कि अब चाहे तुम जो मर्जी करो, तुम चाहे सारे के सारे गजा स्ट्रिप के सारे लोग जिनकी तादाद 23 लाख है, 23 लाख के 23 लाख लोगों को बेदरेक कत्ल कर दो, हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम्हें कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरब देश भी कुछ नहीं कहेंगे, कोई मुस्लिम कंट्री भी कुछ नहीं कहेगा। उनकी अवाम हाल बता, अवाम को थोड़ा जोश आ जाएगा तो वो थोड़े से एहतजाज कर लेंगे, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है।
और हमें यही नजर आ रहा है कि अब तक 25,000 से ज्यादा मुसलमानों को वो शहीद कर चुके हैं, गजा के लोगों को इस जगह पे। और ये सारे का सारा गजा खाली करवा लिया गया है। खाली करवा के इन लोगों को पहले कहा कि इधर से इधर चले जाओ, नॉर्थ से जो जुनूबी शुमाली हिस्सा है उससे साउथ में चले जाएं। पहले लोगों को हुक्म दिया कि वहां चले जाएं। ऑलरेडी आप देख लें कि इतनी सी जगह पे 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर पहले ही जो आबादी है ना वो ज्यादा थी जगह के हिसाब से। अभी मैंने आपको जगह 40 किलोमीटर लंबी और 7 से 8 किलोमीटर चौड़ी जगह पर 23 लाख लोग तो पहले ही रहते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उन लोगों को भी एक और छोटे हिस्से के अंदर कंसंट्रेट कर दिया और अब उस जगह को भी खाली करने का हुक्म दे दिया कि वहां से भी निकल जाओ। और अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं और लोगों को धकेल रहे हैं मिस्र की साइड पे। इस जगह पर वो थोड़ा सा हिस्सा उनको देंगे, इस जगह पट्टी के ऊपर। और ये अब तक ये वो यही सारे का गजा खाली करवा के उनको इस पट्टी में धकेल चुके हैं। और इस जगह पर एक एयरपोर्ट जितनी जगह है जिस पर 23 लाख लोगों को धकेल चुके, ठीक है। और वहां पर जितने सहाफी हैं जो फलस्तीन की दिखा रहे हैं इस गजा की सिचुएशन, उनको आहिस्ता आहिस्ता इसराइल टारगेट करके मार रहा है। और दुनिया को इसराइल के झूठ के अलावा कुछ नहीं दिखाया जा रहा सिवाय सोशल मीडिया के, जिसे कुछ लोग यूज कर रहे हैं और सोशल मीडिया को पर अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो सिवाय ये बात करने के कि हमास एक दहशत, हमास का कसूर है, हमास ने बड़ा जुल्म किया है, इसराइल ने कोई जुल्म नहीं किया, इसराइल के सब फलस्तीनी झूठ बोल रहे हैं, यह दिखाया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ठीक है। लेकिन अब जो है ना दुनिया बदल गई है इस लिहाज से कि दुनिया के जो अंदर जंगे हैं ना वो ऐसा आहिस्ता बदल गई हैं। आप दुनिया में ना एक वर्ड बोला जाता है नैरेटिव की जंग। नैरेटिव का मतलब ये होता है कि आप दुनिया को आप दुनिया के सामने अपना नैरेटिव कैसे पेश करते हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त फलस्तीनियों ने अपना जो नैरेटिव पेश किया वो मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 75 साल में सबसे बेहतरीन नैरेटिव है जिसको अब वो इस दुनिया के सामने पेश किया उन्होंने। आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, बर्तानिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर, कनाडा के अंदर, जितने ये मगरबी मुल्क हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनकी अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उनकी अवाम में मुसलमान शामिल नहीं है, अंग्रेज शामिल है। मुसलमान तो उठ खड़े हुए हैं इसलिए कि वो जाहिर बात है हमारी वाबस्तगी है अब मुसलमानों के साथ, लेकिन उनकी वो अवाम जो गैर मुस्लिम है वो उठ खड़े हुए हैं अपने हुक्मरानों के खिलाफ, ये कहते हुए कि हमसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, हम आंखें नहीं बंद कर सकते, हमारे ही टैक्स का पैसा हमसे लेकर जंग के अंदर झोंका, इजाजत किसकी ली? क्या हमसे पूछा कि हम ये जंग चाहते हैं? ये मगरबी मुल्क भी में हम ये समझते हैं कि मगरबी मुल्कों में करप्शन नहीं होती, मगरबी मुल्कों में भी बहुत करप्शन होती है। वहां के लोग भी, ये सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं सरमायादाराना कंट्रीज, बड़े बड़े इनके जिनके आप नाम सुनते हैं, ये बड़े बड़े जो टाइकून्स हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनके पास दुनिया का बहुत पैसा है, ये कोई टैक्स नहीं देते। वहां पे टैक्स वो उसी गरीब तबके से ही इकट्ठा करते हैं। अमेरिका के अंदर एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक टीचर है, एक जो है कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा कर रहा है, वो सारे बेचारे जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबका है वो टैक्स देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट वो टैक्स उनसे लेकर इस्तेमाल कहां पे कर रही है? असला खरीदने में, असला बेचने में। इसराइल असलहा खरीदता है अमेरिका से, और अमेरिका का असला खरीदने का फायदा किसको होता है? किसको फायदा होगा अगर असला बिकेगा तो? नहीं, अमेरिका में भी किसको होगा? जिसकी असले की फैक्ट्री, जो असलहा बना रहा है, वही लोग जो इस दुनिया को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं,
और उन्हीं की जेबें भर रही हैं, उनके लोगों को भी ये बात समझ आने लग गई है और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं कि हम क्यों टैक्स दें जबकि हमारे टैक्स का पैसा उन्हीं जंगों को लगाने के लिए सर्व किया जा रहा है, जिन जंगों में मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। ठीक है, तो अब उनकी अवाम बड़े बड़े एहतजाज कर रही है और उन मगरबी ताकतों को अब ये डर पड़ गया है कि शायद अगले इलेक्शंस में हम जीत ना सकें। उनके जो सियासतदान, जो बाइडेन को डर है, मैक्रोन को डर है, इसी तरह जो बरतानिया का बंदा उसको डर है, ये सारे लोग डर रहे हैं कि अब हमारे लोग हमें वोट नहीं देंगे। तो ये वो नैरेटिव है जिसको फलस्तीनियों ने, अब दुनिया तकसीम हो चुकी है। आप किसी भी, ये मिडिल ईस्ट एक बहुत छोटा सा रीजन, मैंने भी आपको बता दिया, दुनिया में तो ये शायद दुनिया के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इसकी वर्क इसलिए कि यहाँ पे इसराइल है और इसराइल के पास पैसा है, दौलत है, जखीरा की हुई है उसने दौलत। ठीक है, यहूदियों के पास, यहूदी बड़े अमीर हैं, खासतौर पर ज़ायनिस्ट। ठीक है, तो जो है वो, लेकिन अगर आप मगर के मुल्क में जाके आज किसी से भी पूछ लें कि तुम किस साइड पे हो, विच कंट्री डू यू सपोर्ट, किसी अंग्रेज से पूछें, किसी हिंदू से पूछें, किसी चाइनीज से पूछें, किसी कोरियन से पूछें, किसी जापानीज से पूछें, तो वो आपको बता देगा कि मैं किस साइड पे हूं, इधर एम आई ऑन द पैलेस्टीनियन साइड और ऑन इसराइल साइड, ये वो आपको बता देगा। ये नैरेटिव की जंग है जिससे इस वक्त फलस्तीन ने बहुत अच्छा लड़ा है, बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है दुनिया को, और इसको प्रेजेंट करने में फलस्तीनियों ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल किया है। मैं भी आपको बता चुकी हूं कि सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इसराइल का झूठ दुनिया के सामने बयान कर रहा है, लेकिन लोगों को अब समझ आ गई है कि इसराइल का झूठ जो 75 साल से चल रहा था वो झूठ ही है। लोग उस पर यकीन करना अब खत्म कर रहे हैं। जो आम लोग भी थे जिन्हें इसराइल पहले मगरबी लोगों को, अंग्रेजों को, हिंदुओं को, जापानीज को, चाइनीज को, कोरियंस को, इन सब जो बाकी कौमें हैं जिनको इसराइल अपना झूठ पहले बेच रहा था, अब वो भी अब इसराइल के झूठ पर अब वो कान नहीं धरते नजर आ रहे। अब वो लोग पीछे हट रहे हैं, उन लोगों की आंखें खुल रही हैं। ठीक है, और इस वक्त बायकॉट मुहिम जो है, आपने भी सुना होगा उसका नाम, वो इस वक्त काफी ज्यादा सक्सेसफुल होती जा रही है आगे। और इसराइल इस वक्त के आदादोशुमार के मुताबिक 16 साल पीछे जा चुका, यानी इसराइल की जो इंडस्ट्रीज जो इसराइल को सपोर्ट कर रही थी, उनकी नेट वर्थ अब इतनी रह गई है जितनी आज 2023 है, 2007 के अंदर थी, 2006-2007 के अंदर थी। ये उनकी नेट वर्थ रह गई है। ये सिर्फ फिगर्स नहीं है, ये रियलिटी। ठीक है, तो अब ना मतलब हमें अपने हुक्मरानों के रवैये तो नजर आ रहे हैं, अरब देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनको भी नजर आ रहा है कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं, और आप लोगों को भी नजर आ रहा है, इंडिया को भी नजर आ रहा है, बांग्लादेश है। ये 3 में इसलिए नाम ले रही हूं कि हमारा सब कॉन्टिनेंट एक ही है ना, एक ही रीजन है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बाकी सारे तो वैसे मिडिल ईस्ट में चले जाते हैं। अब हम लोगों को भी ये नजर आ रहा है कि हमारे हुक्मरान कैसे हैं। हमारे हुक्मरान आपको अब जो मैंने पहले वजाहत दी है कि उन्होंने अमेरिका का किस हद तक साथ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि वो फलस्तीन पर कोई स्टैंड लेंगे? क्या इस्माइल दिन पहले की खबर थी कि उसने पाकिस्तान से मदद मांग ली। इस्माइल हानिया हमास का एक सरबराह, उसने पाकिस्तानी फौज से मदद मांगी है कि आप ये जंग रुकवा सकते हैं, कुछ बोल दें, कुछ अर्ज कर दें। लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी फौज कुछ बोलेगी? तो अब हमारे हुक्मरान तो अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं करेंगे, वो बिके हुए हैं, वो इन्हीं ताकतों के गुलाम है। आप यही समझें, उनमें और यहूदियों में कुछ खास फर्क नहीं। आई एम सॉरी टू से, हमारे सारे हुक्मरान तबका, ठीक है, इसलिए उनसे उम्मीदें लगाना छोड़ दें, उन्होंने कुछ नहीं करना, और उनसे जो भी वाबस्तगी है अब हमें एज ए मुस्लिम उनको फेंक देना चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए, वर्थलेस हम, ठीक है।
जितना भी हमारा हुक्मरान, जितना भी अशराफिया, जितना भी हुक्मरान तबका है, वो बड़ा ही बेहिस्सा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पर जो उनकी वीडियोस आती हैं वो आप देख ही सकते। कभी देखी होगी किसने? बस किसने देखा है वहां पर क्या जुल्म हो रहा है? तो क्या दिल में आपके कोई पैदा होता है कोई जज्बा? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान तबके, जिनके पास ये ताकत है कि वो इसराइल को रुकवा सकते हैं, एक धमकी लगा के रुकवा भी सकते हैं, वो नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल रहे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, एटम बम रख के भी कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब हमारे करने का काम क्या है? मैं तो अब यही बता सकती हूँ कि अब हमने क्या करना है, क्या करना चाहिए आपको, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे हुक्मरान तबके ने तो कुछ नहीं करना, बस दुआएं कर सकते हैं, बायकॉट कर सकते हैं। हाँ जी, बायकॉट, दुआ तो करनी है, ठीक है, बायकॉट जी, ये बहुत अच्छी बात की। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये सोच लेंगे आपने अल्लाह को जवाब देना। आपको कोका कोला या पेप्सी या फिर ये चीजें बहुत पसंद हैं, अगर इनके ऑल्टरनेट, अब तो ऑल्टरनेट भी आ गए हैं मार्केट के अंदर, अगर ऑल्टरनेट नहीं भी है तो भी आप सोच लें कि आपने अल्लाह को जवाब जरूर देना। ठीक है, आप अगर मैकडोनल्ड खा रहे हैं या आप पेप्सी पी रहे हैं या आप कोका कोला पी रहे हैं या आप कोई यूनिलीवर की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये देख लें कि जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना, इससे बंदूक के अंदर एक गोली डलेगी जो एक फलस्तीनी को मार देगी, ये सोच के भी। ठीक है, अब मैं इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। तो फिर आप उस फलस्तीनी के उस कत्ल में आप हिस्सेदार जरूर होंगे। ठीक है, ये आपको सोच लेना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप में से कौन सा बंदा है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता? नहीं करते बाकी सारे, चलो जो करता है, लेकिन देखना अभी सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाया जो करता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। बाकी लोग नहीं करते और करते भी हैं। चले जो नहीं करते वो हाथ खड़ा करें। नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, मोबाइल देखा भी नहीं कभी। अच्छा, आप में से व्हाट्सएप कौन कौन यूज करता? फेसबुक कौन कौन यूज करता? व्हाट्सएप और फेसबुक, टिकटॉक। तो क्या आप उस सोशल मीडिया को किसी प्रो पैलेस्टाइन मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? और अगर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो यकीन जाने आपसे ये सवाल जरूर होगा कि अगर आपने इस्तेमाल किया तो आपने कौन सा नैरेटिव बेचने के लिए इसको इस्तेमाल किया। जो आप ये समझ लें ये बात कि आप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं ना, वो बताती है कि आपकी शख्सियत कैसी है। ठीक है, अगर आप उस पर लतीफे या फिर गैर संजीदा पोस्ट हर वक्त, मैं ये नहीं कह रही कि आप कभी भी ना करें, आप बच्चे हैं, इस एज में बच्चे करते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो आपके ज़हन में चीज चल रही होती है, लेकिन ये आप कभी भी उसको किसी संजीदा चीज के लिए इस्तेमाल ना करें तो आप ये देख लें कि आपकी पर्सनैलिटी फिर वैसी ही है और आपने लाजिमी तौर पर इसका भी अल्लाह को जवाब देना है। ठीक है, हाँ, आप ये ना समझे कि हमसे सवाल नहीं होगा, हम कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए अल्लाह हमसे सवाल नहीं करेगा कि मुसलमान वहां पे मार रहे हैं तो हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। आप डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर एक ईसाई कर सकता है, अगर एक हिंदू कर सकता है, अगर एक कोरियन, अगर एक चाइनीज, अगर एक जापानीज, अगर एक रशियन कर सकता है। रशियन वो है जो खुदा पे भी यकीन नहीं रखते, बहुत सारे मुल्हिद हैं और इनमें भी बहुत सारे मुल्हिद हैं। ये जो क्रिश्चियंस हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एथिस्ट हैं जो खुदा पे यकीन नहीं रखते। अगर वो बंदा फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद कर सकता है जिसका खुदा पे भी यकीन नहीं है, तो फिर क्या आपसे सवाल नहीं होगा? उसको तो किसी ने नहीं कहा कि तुम पहले फलस्तीनी के हक में कोई वीडियो बनाओ या फलस्तीनी के हक में बोलो। मैं एक इंडियन को सुनती हूँ कि वो हिंदू है और ये जितनी भी बातें मैंने आपको आज बताई हैं मैंने उसी की वीडियोस को सुन के समझी है, वो हिंदू है। और मेरा ख्याल है कि जितना अच्छा
उसके चैनल का नाम है देशभक्त, ठीक है। उसके काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, मुझे स्पेलिंग नहीं याद, आप शायद आपने कभी इसको देखा हो। अच्छा, अब वो बंदा फलस्तीनियों के हक में बोल रहा है, हालांकि वो एक हिंदू है, और आपके सो कॉल्ड मुसलमान टिकटॉकर्स, ये सो कॉल्ड मुसलमान एक्टर्स, सो कॉल्ड मुसलमान यूट्यूबर्स अगर नहीं बोल रहे या आप नहीं बोल रहे, तो फिर वो इंडियन आपसे बेहतर नहीं? आपको जन्नत में जाने का ठेका तो नहीं मिला हुआ कि आपने जन्नत में जाना? जो अल्लाह की राह में कट रहे हैं, मर रहे हैं, वो नहीं जन्नत में जाएंगे और आप जन्नत में जाएंगे? ऑब्वियसली वही जाएंगे। हमें अपना कोई नहीं पता कि हमने कहां जाना। हमसे तो वो इंडियन बेहतर है जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, हमसे तो वो क्रिश्चियन बेहतर है जो फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, और उनको कोई ठेका नहीं है कि वो हो सकता है वही जन्नत में चले जाए। हमसे तो फिर बेहतर ही है वैसे वो। ना तो हम अपने मजहब को फॉलो करते हैं, ना हमारी दिलचस्पियां बदली हैं, ना हमारी चीजें बदली हैं, तो हमसे तो मैं तो यही समझती हूँ कि वो हमसे बेहतर है। हम कुछ भी नहीं, हमसे वो क्रिश्चियन बेहतर है जो बेचारा रो के वीडियो बना रहा है कि भाई मैं इससे कि जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो जू बेहतर है जो रो रहा है कि भाई ये जुल्म बंद करो। वो हिंदू बेहतर है, वो चाइनीज बेहतर है, वो कोरियन बेहतर है, वो रशियन बेहतर है, वो एथिस्ट बेहतर है जो इस वक्त दुनिया को बता रहा है कि भाई ये जुल्म बंद करो। ठीक है, तो मैं इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि मैंने काफी बोल लिया ऑलरेडी ही, आपका काफी टाइम ले लिया। तो हमने ये देखना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। हम तो वही कर सकते हैं जो हमारे हाथ में, और हमारे हाथ में काफी कुछ है, इतना थोड़ा कुछ नहीं है, हमारे हाथ में काफी कुछ है। ठीक है, और ये जंग फैसला कुन जंग भी हो सकती है। प्रिडिक्शंस है कि ये जंग तीसरी जंग आलमी जंग को, वैसे तीसरी आलमी जंग मेरा तो ख्याल है कि काफी देर से ही चल रही है, जंग रुकी नहीं है। जब से दुनिया बनी है ना, इंसानों ने आपस में, इंसानों की जंगें लगती ही रहती हैं, वो कभी भी नहीं रुकी, वो एक साल भी नहीं रुकी। ठीक है, तो ये जंग एक बहुत बड़ी कैटेस्ट्रॉफी का सबब बन सकती है, जिसके अंदर इस दुनिया शायद की सारी दुनिया मलिया मेट हो जाए। हमारे नबी ने भी हमें अहादीस बताई हैं, हमारा भी उसी तरह अकीदा होना चाहिए उनके ऊपर, जैसे जूस का है। जूस का जो उनके बारे में जो प्रिडिक्शंस है, जो वो समझते हैं कि हमारा मसीहा आएगा और ये होगा वो होगा, हमें भी बताया गया है कि क्या होगा। और हमें ये भी बताया गया है कि वो इतनी बड़ी जंग होगी जिसमें हर 100 में से 99 लोग मर जाएंगे, एक ही बंदा सर्वाइव करेगा, हर 100 में से एक बंदा सर्वाइव करेगा। तो पाकिस्तान की आबादी अगर इस वक्त 22 करोड़ है, तो मेरा ख्याल है कि 50 लाख लोग या 30-40 लाख लोग रह जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे लोग आई एम नॉट श्योर। और हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग जाएंगे कहां पे। ठीक है, ये भी नहीं पता अनफॉर्चुनेटली कि क्या वो सीधी राह पर है या उनका ठिकाना क्या होगा। वो सब शहीद भी शायद ना हो। ठीक है, और ये ऐसी कैटेस्ट्रॉफी होगी, मैं आपको डराने नहीं, लेकिन ये हकीकत है और ऐसा ही होगा। अब मगरबी ताकतों के नजदीक हम लोग मैटर नहीं करते। पूरी दुनिया एक जूस के नजदीक तो पूरी दुनिया को बस मलियामेट कर दो, बम फेंको, उड़ा दो, सबको खत्म कर दो। वो ऐसे नारे लगाते हैं और ऐसे अपने लोगों के ज़हनों को तैयार करते हैं कि हम सरवाइव करेंगे, हम दुनिया को लीड करेंगे, हम ही सरवाइव करेंगे और हम पूरी दुनिया को नस्तो नाबूद कर देंगे। या बस थोड़े से लोग रह जाएंगे, वो वही रह जाएंगे जो हमारी बात मानेंगे। ठीक है, हमारे जूस ही रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, हम सबको खत्म कर देंगे और बस वही लोग रह जाएंगे जो हमारी बात मानेंगे, या हम होंगे या हमारी बात मानने वाले लोग होंगे। और वो ऐसे ही नारे भी लगाते हैं। ठीक है, और बिलाशुबा इंसान ऐसे कर सकता है, जिस तरह की वहशत इंसान के अंदर है, सदियों से चलती आ रही है, वो उसको मजबूर लाजमी करेगी कि वो एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए, और वो उठाए जाएंगे फ्यूचर के अंदर। और हमें वैसे पहले नजर भी आ रहा है कि वो हमेशा से ही उठाए जाते रहे हैं। जो भी ताकतवर लोग होते हैं तबके के अंदर, वो उन्होंने ही बाकी इंसानों को गुलाम बनाया हुआ। हर जगह पर ऐसे ही है, आपके हुक्मरानों ने आपको गुलाम बनाया हुआ है, आपके हुक्मरानों को पीछे से किसी ने गुलाम बनाया हुआ है, और वो गुलामी का ये सिलसिला चलता ही जा रहा है।
और ये उसी वक्त ही टूटेगा जब आम आवाम को ये समझ आ जाएगी कि हम गुलाम बने हुए। आम आवाम को तो लगता है कि हम आजाद है हर जगह पे। मैंने भी आपको मगर भी दुनिया की भी हकीकत समझा दी है, उनकी आवाम भी आजाद नहीं है, गुलाम ही है। लेकिन उनको थोड़ी थोड़ी सी बात समझ आने लग गई है कि भाई हम तो गुलाम है, हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा जंगों में जा रहा है, हमें क्यों गुलाम बनाया हुआ है। वो उठ रहे हैं, ठीक है। तो और ये मतलब इंसानों को, इंसान किसी के भी गुलाम नहीं है सिवाय अल्लाह के, ठीक है। अल्लाह ने तो यही कहा है किसी के भी गुलाम नहीं हो सिवाय मेरे। और जब हम हर एक के गुलाम बन जाते हैं ना तो फिर अल्लाह के नहीं रहते, बाकी सारों में बने, ठीक है। मैं यहीं पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। ठीक है, थैंक यू।